नमस्कार। मैं दिलीप सुबह से राष्ट्रीय न्यास एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं एवं सभी यूपीएससी स्टूडेंट, पीएससी स्टूडेंट एवं सभी दर्शकों, आपको आज जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में संविधान सभाएं, संविधान एक्सेप्ट करना, उसकी उपलब्धियां, हर चीज के बारे में, हर मैटर पे बात हुई क्लासेस में। आज विशेष तौर पर हम ये देखते हैं कि बनाया हुआ एक संविधान भारतीय राजनयिक व्यवस्था किस प्रकार से चलाए जाने के लिए कुछ बातें हुई। कौन सी स्टेप्स है, वो कौन सी स्थितियां हैं जिसके जरिए से भारतीय राज्य व्यवस्था चलाई जाती है, इंडियन पॉलिटी। तो देखिए, जैसा कि अनेक राज्य मिला के भारत संघ बना है और एक भारत संघ एक विशाल काय देश के तौर पर है, जिसमें लगभग आज वर्तमान की स्थितियों में 28 घटक राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतना बड़ा विशालकाय संघ का एडमिनिस्ट्रेशन एवं शासन चलाना मुश्किल जैसी बात होती है। तो इसकी व्यवस्था कौन कौन से स्टेप से ली गई है, जैसा कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति जी एवं उनका कार्यालय, भारत के राष्ट्रपति जी एवं उनका कार्यालय। दूसरी स्टेप पे संसद, जहां पे लोगों के द्वारा निर्वाचित किए हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, तो देश चलाने के लिए विधायक के तौर पर विधायक मंडल में, कायदे मंडल में अपनी प्रेजेंटेटिव दर्शाते हैं। जैसा कि संसद में 2 भाग दिए गए, एक लोकसभा एवं दूसरी राज्यसभा। लोकसभा में भारत देश के सभी 28 घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इनके द्वारा चुने गए, निर्वाचित करवाए गए, जनताओं के प्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित हुए, जिसे एमपी कहते हैं ना, वो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव प्रदर्शित करते हैं। राज्यसभा में जितने भी घटक राज्य है एवं पौंडीचेरी, दिल्ली, यहां से जितने भी विधायक गण है, वो विधायक गण की ओर से निर्वाचित कर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव हर एक राज्य की ओर से भिजवा दिया जाता है। ये हो गई संसद की बात। उसके बाद पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्री स्तरीय समितियां, केंद्रीय मंत्रिय समितियां, उसके बाद में संसद, संसदीय मंत्री, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, इसके बाद महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति जी एवं न्यायिक क्षेत्र, इन सभी के जरिए से संघ का शासन एवं संघ का प्रशासनिक कार्यभार चलता है। ये बात ख्याल में रखिएगा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी में से आज हम राष्ट्रपति जी एवं उनका कार्यालय, इस संदर्भ में जानकारी लेते हैं। और सबसे विशेष बात, राष्ट्रपति भारत संघ के प्रमुख एवं मुखिया तथा
भारत संघ के प्रथम नागरिक एवं देश की एकता अखंडता के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। अब दूसरी बात ये देखिए राष्ट्रपति जी के बारे में, उनका चुनाव किस माध्यम से किया जाता है। एक विशेष बात है, इतने बड़े अनेक घटक राज्य, 28 घटक राज्य एवं दिल्ली तथा पौंडीचेरी, इन दो घटक राज्य की विधायकगण जो निर्वाचित हो चुके हैं एवं 28 घटक राज्य के निर्वाचित हुए विधायकगण तथा राष्ट्रपति जी चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के जरिए से इन्हें चुनाव किया जाता है। और निर्वाचक मंडल, इसकी रचना क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति जी के चुनाव के संबंध में निर्वाचक मंडल ये अपने बहुत पूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के, दोनों सभागृहों के सदस्य निर्वाचन मंडल में आते हैं। जैसा कि लोकसभा प्रत्यक्ष तौर पर भारत संघ के अनेक घटक राज्यों के जरिए निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। वो लोकसभा जिसे एमपी खाता कहलाया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, केवल उनमें से जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड कराए गए 12 सदस्य राज्यसभा के, वो इस निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति जी के उम्मीदवार को वोटिंग नहीं कर सकते। तथा लोकसभा में 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति जी की ओर से एंग्लो इंडियन के जरिए, एंग्लो इंडियन समझकर जो 2 उम्मीदवार नॉमिनेटेड किए जाते हैं लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में अपना वोटिंग नहीं दे सकते। तो जैसा कि वर्तमान की स्थिति में भारत संघ के लोकसभा में 545 एमपी सदस्यगण बैठते हैं और राज्यसभा में जो संघ के अनेक राज्यों की ओर से चुनाव कराते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, वो बैठते हैं 233। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए गए थे, नॉमिनेटेड किए गए थे राज्यसभा में, वो वोटिंग के अधिकारी नहीं, और 2 एंग्लो इंडियन भी वोटिंग के अधिकारी नहीं है। इसके बाद घटक राज्य की ओर से, घटक राज्य की ओर से विधायकगण जो प्रत्यक्ष तौर पर अपने घटक राज्यों की जनता की ओर से निर्वाचित होते हैं, पौंडीचेरी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, इनमें से निर्वाचित हुए विधायकगण कुल मिला के ये सभी विधायकगण एवं दोनों भी संसद के दोनों सभागृहों के सदस्यगण, इनका बनता है निर्वाचन मंडल। तो आइए जरा देखते हैं किसमें कितनी कितनी संख्या है। वर्तमान घटक राज्य, जैसा कि फिलहाल में वर्तमान स्थिति में 28 घटक राज्य है। भारत संघ के अंदर 28 घटक राज्य है। यह केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के नाते से 8 प्रदेशों में है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, जिनमें से केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली विधानसभा एवं
पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित युक्त निर्वाचन किए हुए विधायक इस निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के लिए जो बना है उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक बात मैं बोल देता हूँ, राष्ट्रपति जी का चुनाव कराने हेतु बनाया हुआ निर्वाचन मंडल, उसमें लोकसभा के 543 एवं लोक राज्यसभा के 233 एवं घटक राज्य एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा एवं दिल्ली केंद्र शासित विधानसभा के सदस्यगण जो कुल मिला के 4033 है। क्वांटिटी में कितना है? 4033। तो 4033, 543 और 233 इतने लोगों का एक निर्वाचन मंडल बनता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा निर्वाचन करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो यहां तक आपके ख्याल में आया होगा। मैं मानता हूं डियर स्टूडेंट, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं और ये आप ख्याल से सुनिएगा। अब देखिएगा, ये तो हमने निर्वाचन मंडल की स्थितियां देख ली, कैसे बनती ये देख ली। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ कार्यपालिकाओं की स्थितियां दर्शाई गई है, जिनमें प्रथम तौर पर राष्ट्रपति जी का चुनाव लिया गया है। अब देखिए, 52 से लेकर 78 तक इनमें राष्ट्रपति जी के बारे में माहिती होगी। अब देखिए, जैसा मैंने कहा निर्वाचन व्यवस्था किस तरह से होती है आपने सुन लिया, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी और दिल्ली विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपने देख लिए। अब ये देखते हैं हम कि विधायक के जो 28 स्टेट में से एवं केंद्र शासित प्रदेश तो पौंडीचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की ओर से एवं 28 स्टेट की ओर से आए हुए विधायक गणों के मतों का मूल्य कुल मिलाकर किस तरह से निकाला जाता है, उनकी जरा पद्धति देखिए। ऐसा मत मानिएगा कि किसी स्टेट के एक विधायक गण ने निर्वाचन के जरिए से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किया तो वो उसका मूल्य केवल मात्र 1 होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके मूल्य अलग अलग तौर पर निकाले जाने चाहिए। जैसा कि ये सूत्र बताया है, एक फॉर्मूला बताया है, विधायक के मतों का मूल्य इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, राज्य की कुल संख्या संबंधित, ऐसा मान लीजिए कि ये नाम का स्टेट है, ये नाम के स्टेट में से जितने भी लोक संख्या है वो लोक संख्या के मुताबिक निर्वाचित हुए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर विधायक गण, उनका राष्ट्रपति चुनाव में कितना एक विधायक गण का मूल्य होगा, इसके बारे में संविधानकर्ताओं ने एक फॉर्मूला हमारे लिए पेश किया है। जो फॉर्मूला इस प्रकार का है, राज्य की कुल संख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य की कुल संख्या भाग राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य into 1/1000। इसका मतलब ये हुआ है
कि सपोज ये नाम के स्टेट की लोक संख्या पूरी तरह से, उसके बाद उसको भाग दिया जाता है राज्य विधानसभा में जनता की ओर से निर्वाचित होकर आए हुए वहां के एमएलए निर्वाचित सदस्य। अब इन चीजों का भाग होने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को 1/1000 से भाग दिया जाएगा, जिसका मूल्य हमें ये स्टेट के विधायक दल का मूल्य कितना है ये पता चल जाएगा। जैसा कि संविधान निर्माताओं ने एक आइडिया सुझाई थी कि सभी स्टेट के विधायक दल का राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में सभी स्टेट का मूल्य समान हो, ऐसे मार्गदर्शिता के तौर पर बात हुई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना विधायक के वोट का मूल्य अत्यधिक बढ़ेगा। इसीलिए वो स्थितियां नहीं रही और हमने देखा कि राज्य के विधायक गण के एक वोट का मूल्य किस तरह से निकाला गया, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे पेश करवा दिया गया, और वो शांत से सुनिए और ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं संसद सदस्यों का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। संसदीय सदस्य जैसा कि लोकसभा 543 एवं राज्यसभा 233, कुल मिला के जो फिगर बनता है उन लोगों का, उस निर्वाचित मतदाताओं का जो राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट डालने वाले हैं, उनका मूल्य एक खासदार का मत मूल्य कितना होगा ये यहाँ पे दिलाया गया। इसका भी फॉर्मूला दिया गया है, वो ख्याल में रखिएगा। जैसा कि सभी घटक राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, हमने इसके पहले विधायकों का कुल मूल्य देख लिया, जिसका फॉर्मूला भी देख लिया। अब इसमें ये देखते हैं हम अब ये देखने जा रहे हैं संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य। इसका फॉर्मूला घटनाकारों ने भी दिया है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन, इसे भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। संसद के सदस्यों की निर्वाचित कुल संख्या। अब सदस्यों की निर्वाचित कुल संख्या आपने देख ली, लोकसभा में बैठे हैं 543, राज्यसभा में बैठे हैं 233, कुल मिला के जितनी भी संख्या होगी 776 संख्या होने जा रही है। और ये 776 संख्या इसको भाग दी जाएगी जो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य होगा। उन मतों का कुल मूल्य भाग संसद की 776 संख्या, जो भाग आएगा उसको संसद सदस्यों का कुल मूल्य माना जाएगा। जैसा कि वर्तमान स्थिति में लगभग संसद सदस्यों का कुल मूल्य 227 के सरासरी में माना जाता है, 227 के जरिए से माना जाता है। और ये होने के बाद अब हम देखते हैं निर्वाचन मंडल का कार्य समाप्त हो चुका है, राष्ट्रपति जी का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब होता है रिजल्ट आना।
बहुत ही इजी स्टेप पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब होता है राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आना। ये स्टेप देखिए, इसकी फॉर्मेलिटी देखिए। जैसा कि इसमें यह दर्शाया गया है, आनुपातिक तौर पर एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक तौर पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा वोटिंग किया गया। अब देखिए क्या होता है, जैसा कि हमने हमारे विधानसभा में कई कई स्टेट में विधान परिषद होती है, विधान परिषद लगभग मेरे ख्याल से 6 स्टेटों में विधान परिषद है, द्विसदनीय सभागृह है, जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसे विधान परिषद में स्थानीय स्वराज्य संस्था की ओर से कुछ उम्मीदवार को प्रत्यक्ष तौर पर चुनवा कर भिजवा दिया जाता है, जैसा कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी। इसमें एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति का वापर किया जाता है। जैसा कि अब मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए बी सी डी, और ये 4 उम्मीदवारों को मैं मतदाता हूं या एक्स मतदाता है। एक्स मतदाता अपने दिल से चारों ही उम्मीदवार के सामने क्वांटिटी के तौर पर मतदान देगा। क्रम देयत्व मतदान पद्धति भी माना जाता है। जो उम्मीदवार मतदाता को सबसे अच्छा लगा, सबसे कार्यकर्ता सही लगा, उसको एक्स मतदाता फर्स्ट नंबर पे, पहले क्रम नंबर पे जिसका नाम होगा उसको पहला नंबर डालेगा कि उसको फर्स्ट नंबर का वोट दिया गया। यद्यपि उसे ऐसा लगता है मतदाता को कि यद्यपि यह ना आवे तो नंबर 2 किसे दिया जाए, तो एक बार एक ही अंक उम्मीदवार को दिया जाएगा मतदाता की वोट से। फिर बचे उसके पास 3 उम्मीदवार और इधर बचे है 2 3 4। 2 नंबर का वोट वो उसके मुताबिक, दिल के मुताबिक किसी उम्मीदवार को देगा। तीसरे नंबर का भी वोट वो और अन्य उम्मीदवार को देगा। अगर वो चाहे तो चौथे नंबर का भी वोट चौथी पसंदी के मुताबिक वो अन्य उम्मीदवार को देगा। यदि वोट मतदाता नहीं चाहता कि मैं केवल मात्र एक ही उम्मीदवार को दूं और मेरे मन में जो क्रमांक देना है वो दे दूं, तो उसको उसके मुताबिक वो भी दे देगा। जरूरी नहीं सब एक ही नंबर के देते हैं। तो इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मतदान किया जाता है। अनुपातिक तौर पर एकल संक्रमणीय मतदान होता है। और दूसरी बात, जैसा कि जिन उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के आधार पर, जिन उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के आधार पर मतलब एक नंबर का ज्यादा कोटा, एक नंबर की ज्यादा संख्या है मतदारों के जरिए जिन उम्मीदवार को प्राप्त हुई है वो गिनती में आएगा। और जो सबसे नीचे वाला उम्मीदवार था, जो आखिरी कैंडिडेट था, उसको जितने भी वोटिंग प्राप्त हुए वो उम्मीदवार वहां से निरस्त करा दिया जाएगा और उसका जो कोटा था वो कोटा लाके जो प्रथम क्रमांक के उम्मीदवार है उसके कोटों में मिला दिया जाएगा। वो मतदान उसके कोटे में मिला दिया जाएगा और आखिरी वाला उम्मीदवार इलिमिनेट हो जाएगा, निरस्तीकरण हो जाएगी। फिर बचे 3। यद्यपि वोटों का मूल्य प्रथम क्रमांक, प्रथम वरीयता के आधार पर ही 50% से आगे हो गया और
ज्यादातर 50% के आगे हो गया और उसके ऊपर एक मूल्य, उसके ऊपर एक और वोट ज्यादा हो गया तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित किया जाएगा। अन्यथा 50% वोट मूल्य आना बाकी है, +1 इतना मूल्य वोट आना बाकी है, तो सेकेंडरी तौर पर 2 नंबर की वोटों की गिनती कराई जाएगी और 2 नंबर की वोटों की गिनती जिसका मूल्य 50, एक मूल्य 1 रुपया, दूसरा मूल्य 50 पैसा के आधारित होगा, उसको भी गिनती हो जाएगी। अगर वो गिनती में जिसको प्रथम वरीयता के आधार पर ज्यादा वोट के मूल्य मिले थे उसकी क्वांटिटी उनको 2 नंबर पे जो दिए गए हैं उसकी भी हो जाएगी। यद्यपि वहां पे 50% +1 इतना वोटों का मूल्य आ जाएगा तो उसे घोषित किया जाएगा। यद्यपि नहीं आया तो तीसरे बार भी तीसरे क्रमांक की वोट की भी गिनती हो जाएगी, उसको भी कुल मिला के उसमें मिलाया जाएगा। इस प्रकार से निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति जी के चुनाव के संदर्भ में स्थितियां अपनाता है। ये हो गई स्थितियां। और 50 जैसा कि यहाँ पे लिखा है कुल वैध मत, जितने भी वोटिंग हुए उसके कुल वैध मत भाग 2 +1 जैसा कि मैंने आपको समझाया उसके मुताबिक राष्ट्रपति जी निर्वाचित कर दिए जाएंगे। तो आज गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व मुताबिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में आज हमने बात कर ली और ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक बात ख्याल में रखिएगा, राष्ट्रपति जी के चुनाव में विधान परिषदों के सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट 12 सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति पूरे भारत संघ के प्रथम नागरिक एवं प्रमुख, भारत संघ के प्रमुख पद पर विराजमान होते हैं। और आज के एपिसोड में यहाँ विश्रांति लेते हैं और इस चुनाव के संदर्भ में जो मैंने कुछ स्थितियां बताई, निर्वाचन मंडल बताया, मतों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, घटक राज्य के विधायक गण का, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मूल्य किस तरह से निकाला जाता है और आनुपातिक तौर पर एकल संक्रमणीय स्थितियों के बारे में बताया। यह महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप सही मायने में समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आने वाले एपिसोड में राष्ट्रपति जी की जितने भी प्रकार की कार्यवाही, कार्यपालिका, विधायक कार्य, राजनैतिक कार्य, प्रत्यक्ष तौर पर कार्य, इन सभी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू करता हूँ आप सभी का और आशा करता हूँ आज जो हमने इस एपिसोड में पढ़ा वो आप सभी को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया, आपको सही मायने में ख्याल में आया होगा और ये स्थितियाँ, ये बातें परीक्षाओं में आपको मददगार होंगी। थैंक यू।